जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आवश्यकता विशेष की समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। ये आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। आवश्यकता की ये विशेषता ही उपभोग के इस महत्वपूर्ण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार है। इस नियम के प्रतिपादन का श्रेय फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एच.एस. गोसेन को है, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम या तुष्टि का नियम भी कहा जाता है। गोसेन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती है। ये नियम उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में लागू होता है। नियम की परिभाषा एवं व्याख्या। दैनिक जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह हमें कम महत्व की लगने लगती है। उसकी आगे की इकाइयों की प्राप्ति भी तीव्रता कम होती चली जाती है, अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान स्थिर रहने पर वह वस्तु की स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे प्रत्येक आने वाली इकाई से घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। लेकिन उपभोक्ता को प्राप्त कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है, परंतु गिरती हुई दर पर, क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। अन्य सब बातें समान रहने पर ही ये नियम लागू होता है। चैपमैन का कथन है, किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उतनी ही कम हम उसकी अतिरिक्त वृद्धि चाहते हैं, या उतनी ही अधिक हम उस वस्तु की अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करते जाते हैं, हमें उसकी उतनी ही कम इच्छा होती जाती है। एडवर्ड नेविन के अनुसार किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। अर्थात हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई से कम संतुष्टि प्राप्त होती है। थॉमस ने इस नियम के संबंध में कहा है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता उसके प्राप्त भंडार में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन गिरती हुई दर पर, यहाँ तक कि अंततः वस्तु की मात्रा में अगली बढ़ोतरी से अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार प्रोफेसर थॉमस ने स्पष्ट कर दिया है कि उपभोग करते करते सीमांत उपयोगिता घटती ही नहीं जाती है, वरन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये ऋणात्मक भी हो सकती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। अर्थात अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए
जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती है। नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। नियम इस बात की चर्चा नहीं करता कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास किस दर से होता है। प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तीसरा, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है परंतु साधारणतः घटती हुई दर पर। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के उपरांत आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। 6 पॉइंट है, उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर पर भी प्राप्त हो सकती है परंतु ये स्थिति बहुत थोड़े समय तक रहती है। 7, कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है तो कुछ वस्तुओं की बड़ी तेजी के साथ। चाय, कॉफी आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके 1-2 प्याले के उपभोग से ही पूर्ण तृप्ति हो जाती है। संतरे, आम, रोटी आदि वस्तुएं ऐसी ही है जिनके उपभोग से धीरे धीरे ही तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के उपभोग से धीरे धीरे तृप्ति होती है उनका वक्र सरल ढाल वाला तथा जिनसे शीघ्र ही तृप्ति हो जाती है उनका वक्र अत्यधिक ढाल होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये नियम लागू क्यों होता है। अतः उन बातों को जान लेना आवश्यक है जिनके कारण ये नियम लागू होता है। पहला है आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ती जाती है आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और इसलिए प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त संतुष्टि भी कम होती जाती है। आवश्यकता की संतुष्टि। किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी तीव्र क्यों न हो उसकी संतुष्टि की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे स्टॉक में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ उसका हमारे लिए महत्व कम होता जाता है। इसलिए प्रत्येक इकाई की आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और अंततः पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। गोसेन ने इसीलिए इसे संतुष्टि का नियम कहा है। वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। ये मत प्रोफेसर बोल्डिंग ने व्यक्त करते हुए कहा है कि अधिकांश वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। इन्हें एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग में करना पड़ता है अन्यथा किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता घटती दर पर प्राप्त होती है।
नियम की मान्यताएं व सीमाएं। अर्थशास्त्र के अन्य नियमों के समान सीमांत उपयोगिता इरास नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और उनके पूरा होने पर ही लागू होता है। इन मान्यताओं के कारण ही प्रोफेसर मार्शल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अन्य बातों के समान रहने पर ही सीमांत उपयोगिता इरास नियम की प्रवृत्ति लागू होती है। इस वाक्यांश द्वारा जिन मान्यताओं व सीमाओं की ओर इंगित किया गया है वह निम्नलिखित है। वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। यह नियम तभी लागू होगा जब उपभोग वस्तु की समस्त इकाइयां हर प्रकार से समान हो। उदाहरणार्थ, अगर संतरों का उपभोग किया जा रहा है तो सभी संतरे गुण, मात्रा व बनावट में एक जैसे होने चाहिए। पहला संतरा खट्टा है और दूसरा मीठा है, या पहला संतरा छोटा है तथा दूसरा बड़ा है, तो संभवतः पहले संतरे की अपेक्षा दूसरे संतरे में से अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी प्रकार रोटियों का उपभोग करने पर अगर पहली बाजरे की व दूसरी गेहूं की है तो पहली गेहूं की रोटी हल्की, दूसरी भारी, या पहली रोटी तवे की बनी हुई है, दूसरी तंदूर की, तो इन अवस्थाओं में दूसरी रोटी से पहली रोटी की तुलना में अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। वस्तु की इकाइयां उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उपभोग की वस्तु की इकाइयां न तो बहुत छोटी हो और न ही बहुत बड़ी। उदाहरणार्थ, पानी के एक पूरे गिलास के स्थान पर एक एक बूंद करके पानी पिया जाए, या अंगीठी में कोयले एक एक करके जलाए जाएं, या बुश शर्ट बनाने के लिए एक एक मीटर के टुकड़े प्रयोग किए जाएं, तो इन आवश्यकताओं में ये नियम लागू नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब तक ये अनुपयुक्त इकाइयां उपयुक्त इकाई की सीमा तक न पहुंच जाए। आगे स्वतः ये नियम लागू होने लगेगा। उपभोग का क्रम निरंतर रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दो इकाइयों के उपभोग के क्रम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। अगर दोपहर को एक रोटी खाई जाए और दूसरी रोटी को खाई जाए तो ये आवश्यक नहीं है कि दूसरी रोटी से पहले की तुलना में कम उपयोगिता मिले। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए। उपयोगिता उपभोक्ता की मानसिक मन स्थिति पर निर्भर करती है, अतः यह नियम तभी लागू हो सकता है जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आवे। शराब या भांग जैसी मादक वस्तुओं का उपभोग करने पर भूख की तीव्रता बढ़ जाएगी और रोटी के आगे की इकाइयों से अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता प्राप्त होने लगेगी। उपभोक्ता की आय, स्वभाव तथा रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनमें परिवर्तन होने से उपभोक्ता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, अतः आगे की इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है और ये नियम लागू नहीं होता। उपभोग वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग वस्तु के मूल्यों में कमी आने से आगे की इकाइयों पर उपभोक्ता को कम पैसा व्यय करना पड़ता है, अतः उनसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। माना संतरा 40 पैसे का एक मिलता है। 3 संतरे लेने के उपरांत दुकानदार 30 पैसे प्रति संतरे की दर से संतरे देने को तैयार हो जाता है, तो चौथे संतरे की उपयोगिता तीसरे की तुलना में अधिक होगी। केवल सुखमय आर्थिक स्थिति में लागू होना। प्रोफेसर पैटन के अनुसार उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति सुखमय अथवा दुखमय हो सकती है। जब कोई वस्तु उपभोक्ता को बुरी तरह चाहिए तो
वस्तु की कम मात्रा उपभोक्ता के लिए दुख का कारण होती है। अतः दुख में स्थिति में ये नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए अकाल की स्थिति में खाद्यान्न पर यह नियम लागू नहीं होता है। उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति एक समान होनी चाहिए। उपभोक्ता का स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण, यदि वर्तमान में एक उपभोक्ता गर्म प्रदेश में है तो रजाई कंबल की उपयोगिता शून्य या ऋणात्मक हो सकती है, परंतु यदि वह ठंडे प्रदेश में पहुंच जाए तो कंबल और रजाई की उपयोगिता में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और प्रारंभ में नियम लागू नहीं होगा। आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक न होकर एक ही आवश्यकता हो, ये नियम उस समय क्रिया से नहीं होता है जब कोई आवश्यकता अकेली आवश्यकता नहीं हो। नियम के अपवाद। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अन्य बातें जिनका विश्लेषण अभी किया गया है वहीं रहे तो ये नियम सदैव खरा उतरता है। फिर भी इस नियम के कुछ तथाकथित अपवाद बताए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश दिखावटी है। यदि उपभोग वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हो तो ये नियम लागू नहीं होता है। दुर्लभ, अप्राप्य व विलक्षण वस्तुओं तथा डाक टिकट, पुराने सिक्के, दुर्लभ चित्र, प्राचीन मूर्तियाँ आदि के संग्रह में ये नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा व शक्ति संचय तथा फैशन व आडंबर आदि की इच्छा इस नियम के अपवाद हैं। मादक पदार्थों के उपभोग पर यह नियम लागू नहीं होता। शराब, भांग, गांजा, चरस आदि का अधिकाधिक प्रयोग अधिक तृप्तिदायक कहा जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। इन मादक पदार्थों की 2-3 इकाइयों के उपभोग के उपरांत उपभोक्ता की इनके लिए लालसा कम हो जाती है। किसी वस्तु या सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। मधुर गान व रसपूर्ण कविता इस नियम के अपवाद माने जाते हैं।